नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अगले सेट पेपर में। इसका नाम है सेट 3। मैं आशीष कुमार सोनी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम इस सेट में और कुछ प्रश्न उत्तर को चर्चा करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि किसी पॉलिसी में नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने का क्या कारण हो सकता है। पहले आपको जानना जरूरी है कि नियुक्त व्यक्ति किसे कहते हैं। तो नियुक्त व्यक्ति को अंग्रेजी में अपॉइंटी बोलते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को आप नॉमिनी बना रहे हैं और वो अगर नॉमिनी 18 साल से कम का है तो वहाँ पे एक नियुक्त व्यक्ति यानी अपॉइंटी की ज़रूरत होती है। उसको कहीं कहीं एग्ज़ाम में आपको नियुक्त व्यक्ति की जगह पे अभिभावक लिखा हुआ मिल सकता है कि किसी पॉलिसी में अभिभावक की नियुक्ति करने का कारण क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है नमिति नाबालिग, यानी नॉमिनी जो है वो नाबालिग है, 18 साल से कम का है। तो ये आपका सही उत्तर है, नॉमिनी नाबालिग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना में केवल मृत्यु लाभ होता है। तो आपको जैसे पहले बताए हैं कि अवधि बीमा यानी टर्म प्लान में केवल और केवल रिस्क कवर होता है, यानी मरने पर पैसा मिलता है। अगर कस्टमर पूरे पॉलिसी के दौरान जीवित रहता है तो उसको परिपक्वता यानी मैच्योरिटी नहीं दी जाती है। आपको अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना पारंपरिक योजना है। तो ये अवधि बीमा एक प्रकार का पारंपरिक योजना यानी ट्रेडिशनल प्लान भी है। अगला क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति कर बचाने के लिए बैलेंस शीट में हेराफेरी करता है तो ये किस बात का उदाहरण है। कोई व्यक्ति है अपना टैक्स बचाने के लिए जो बैलेंस शीट बनता है, कितना आय व्यय हुआ, तो उसमें हेराफेरी करता है। तो ये किस बात का उदाहरण है। तो ये धोखाधड़ी का उदाहरण है, क्योंकि उसने टैक्स को बचाने के लिए धोखाधड़ी की है, हेराफेरी की है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उम्र का मानक प्रमाण पत्र है। तो इसका सही उत्तर है पासपोर्ट। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि मानक उम्र के प्रमाण पत्र में पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल का सर्टिफिकेट, बपतिस्म का प्रमाण, ये सारे प्रमाण जो हैं वो मानक प्रमाण पत्र के तहत आते हैं। अगर जहाँ पे बात की जाए गैर मानक की, तो वहाँ पे आपको राशन कार्ड, जन्म कुंडली, ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र और स्वयं घोषणा का प्रमाण पत्र मिलता है। अगला क्वेश्चन, पॉलिसी कब लैप्स मानी जाती है। लैप्स यानी व्यपगत। पॉलिसी लैप्स कब मानी जाएगी। तो इसका उत्तर है कि जब ग्राहक प्रीमियम का भुगतान बंद कर देता है और अनुग्रह अवधि भी समाप्त हो जाती है तो पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। तो इसको समझें आप इस तरह से कि जैसे आपने इस साल कोई पॉलिसी खरीदी है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मान लें कि आपने 1 जनवरी 2021 को एक पॉलिसी खरीदी, तो अगले साल 1 जनवरी 2022 को आपको प्रीमियम का भुगतान करना रहेगा। किसी कारणवश अगर आप उस डेट को प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 महीने का अनुग्रह अवधि यानी छूट का दिन आपको मिलेगा, जिसके तहत आप उस छूट के दिन के तहत आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। अगर वो भी समय ख़त्म हो जाता है और आप प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हैं उस दौरान भी, यानी छूट का दिन यानी अनुग्रह अवधि, अंग्रेजी में इसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा तो आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी बीमा धन का भुगतान नहीं करेगी। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर अनुग्रह अवधि भी ख़त्म हो गई तो आपको बीमा धन का भुगतान नहीं होगा। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर ग्राहक की मृत्यु अनुग्रह अवधि के दौरान यानी जो छूट का दिन है उसके दौरान हो जाता है, यानी 1 जनवरी 2022 को उसको जमा करना था, वहाँ से 1 महीना यानी 1 फरवरी 2022 तक उसको समय मिलेगा। उसके अंदर अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको बीमा धन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन उस साल का प्रीमियम जो उसका किस्त ड्यू था उसको उसमें से घटा के और तब दिया जाएगा। जैसे अगर 1 लाख का बीमा है और 10,000 उस साल का प्रीमियम है तो उसको भुगतान 90,000 रुपये का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा प्रमाण पत्र ये बताता है कि अनुबंध शुरू हो गया है। तो दोस्तों बीमा एक अनुबंध है, एग्रीमेंट है कंपनी और कस्टमर के बीच में। तो कौन सा प्रमाण पत्र बताता है कि एग्रीमेंट शुरू हो गया है। तो पहली प्रीमियम रसीद।
जिसको FPR यानी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट भी मानते हैं, उसको बोलते हैं। अगर आपको रसीद के बारे में और कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एक आता है RPR, यानी पहली रसीद जो होती है FPR होती है, उसके बाद जो होता है RPR, यानी R मतलब रिन्यूअल, P मतलब प्रीमियम, R मतलब रिसिप्ट, रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। वो जो आपका रहता है पहली रसीद के बाद जितने साल आप प्रीमियम जमा करेंगे उस साल आपको RPR दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन IRDA द्वारा संचालित नहीं होता है? देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है कि बीमा में जितने व्यक्ति कार्य करते हैं वो सारे IRDA के संचालन के तहत कार्य करते हैं, चाहे वो एजेंट हो, बीमा कंपनी हो, TPA हो, ये सारे लोग बीमा कंपनी IRDA के तहत कार्य करते हैं। लेकिन एक आदमी इससे परे है जिसको बोलते हैं कासा एजेंट। कासा एजेंट यानी कोर्ट अपॉइंटेड स्पेशल एडवोकेट। ये जो होते हैं ये स्पेशली तौर पे कोर्ट से अपॉइंट होते हैं जो अपनी बीमा में भूमिका को निभाते हैं। तो IRDA से संचालित कौन नहीं होगा? तो कासा एजेंट। आपको विकल्प में ये बीमा कंपनी, एजेंट, तृतीय पक्ष प्रशासक और कासा एजेंट दिखने को मिलेगा, तो आप कासा एजेंट को लगाएंगे। अगला, निम्न में से कौन सी पॉलिसी पत्नी के लाभ को सुनिश्चित करती है? तो पत्नी के लाभ को सुनिश्चित करने वाली पॉलिसी आपको बताया गया है 1874 के धारा 6 के तहत जो MWP पॉलिसी यानी मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी पॉलिसी जो होती है वो पत्नी और बच्चे के लाभ को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यावसायिक दुर्घटना जोखिम है? तो जैसा आपको बताया गया है, व्यावसायिक जोखिम जो ऐसा व्यवसाय जिसमें दुर्घटना की संभावना हो, तो इसका सही उत्तर है विध्वंसक विशेषज्ञ, यानी जो बम डिस्फ्यूज करने वाले लोग होते हैं वो इसके श्रेणी के तहत आते हैं। उसमें आपको और भी बताया गया था सर्कस के कलाकार, मचान पर कार्य करने वाले, फिल्म में स्टंट करने वाले, ये सारे लोग दुर्घटना की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, एक व्यक्ति को जोखिम की श्रेणी के आधार पर उसके जीवन को पसंदीदा जीवन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो क्या बीमा स्वीकार होगा? जैसा आप जानते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन श्रेणी होता है वो उसके व्यवसाय, उसकी उम्र, उसके जो प्रोफाइल होता है उसके हिसाब से कंपनी तय करती है कई जगह में, कई पार्ट में करती है। तो ये पहला होता है पसंदीदा जीवन, जिसमें बहुत ही कम उसके जीवन पे रिस्क होता है, जहाँ पे कंपनी उससे कम पैसा लेती है। उसके बाद होता है मानक जीवन यानी स्टैंडर्ड लाइफ। पहला आपको मिलेगा पसंदीदा लाइफ यानी प्रीफर्ड लाइफ, वैसे लोगों को कंपनी पसंद करती है। दूसरा है मानक जीवन यानी स्टैंडर्ड लाइफ। उसके बाद आता है तीसरा अमानक जीवन यानी सब स्टैंडर्ड। तो सब स्टैंडर्ड में क्या होगा कि व्यक्ति बीमा के लायक तो रहेगा लेकिन उस पर जोखिम ज़्यादा होता है, उससे कंपनी क्या करती है, अधिक प्रीमियम लेके बीमा को स्वीकार करती है। तो आपको ये क्वेश्चंस है कि पसंदीदा जीवन है तो क्या बीमा स्वीकार होगा? तो इसका सही उत्तर आपको